सबको राम राम भाई। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, जब अपनी रीडिंग की 15 क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। आज ही अपनी रीडिंग की क्लासेस का लेक्चर नंबर 15 है। इसके बाद से जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उससे अपन क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, अपना आरसी का एक कोर्स चल रहा था जिसमें शुरू में अपन ने रीडिंग की क्लासेस करी हैं। आज भी अपनी रीडिंग की क्लास है जिसमें मैं आपको एडिटोरियल का मीनिंग निकालना सिखाता हूँ। उस पर बेस्ड फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास से अपन क्लोज टेस्ट और पैराजंबल की प्रैक्टिस करेंगे। इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री में ग्रामर भी पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ये जो आरसी की क्लासेस होती हैं इनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, और ये जो क्लास है इसकी पीडीएफ का जो लिंक होता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड है। अब जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि टीचर आपको ऐसे एक एक वर्ड एक एक लाइन की हिंदी करके दिखा देगा, मीनिंग बता देगा, तो आपसे मीनिंग निकलने लग जाएगा, तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। आप ऐसी चाहे 50 टीचर की 50 क्लासेस 50-50 बार देख लीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे जब तक आप खुद से एफर्ट्स नहीं डालेंगे। जैसे ही आपको स्लाइड नजर आएगी, आप वीडियो का पॉज बटन दबा के इसको खुद से एक बार मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। भले ही आपको 5% समझ में आए, 10% समझ में आए, लेकिन खुद से ट्राई करिए। उसके बाद नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हैं, उनको पढ़ के एक अटेम्प्ट और दीजिए। ठीक है, हर एक स्लाइड के ऊपर आपको 2-2 अटेम्प्ट लगाने। उसके बाद फिर मैं मीनिंग कराऊंगा, फिर अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए करिए शुरू। करना है भाई, जरूर है ना। हर स्लाइड पे पॉज बटन दबा के मीनिंग निकालना है। हाँ जी, पढ़ लिया भाई पूरा का पूरा अपना आज का एडिटोरियल। लेंथ थोड़ी सी भले ही ज़्यादा होगी, लेकिन ईजी है मेरी नज़र में ना। ईजी कर दूंगा तो फिर आप थोड़े से डीमोरलाइज हो जाए, मॉडरेट लेवल का आप इसको कह सकते हो। ठीक, पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर अपन ने क्या देखा कि भैया नर्सिस की एक कह लो कि नेशनल डायरेक्टरी, एक नेशनल डेटाबेस बनाने की कोशिश करी जा रही थी, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर इसने बताया कि अच्छा नेशनल डेटाबेस बन जाता तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते, क्यों नहीं बन पा रहा, उसके कारण बताए इसने। इस टाइप की पूरे के पूरे अपने एडिटोरियल के अंदर बात है। आ जाइए, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग बता देता हूँ। फॉर अ कंट्री वेयर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हेल्थ केयर विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ रिकमेंडेड पेशेंट प्रोफेशनल रेशो, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट एवरी सिंगल रिसोर्स इज हार्नेस्ड। अब ये किसकी बात हो रही है? अपने देश की बात हो रही है। फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए, एक ऐसे देश के लिए जहां पे ह्यूमन रिसोर्स जो हेल्थ केयर में है, यानी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर हो गए, नर्सिस हो गई और मशीन ऑपरेटर्स वगैरह हो गए। एक ऐसा देश जहां पे ह्यूमन रिसोर्स यानी जो लोग काम करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो हमेशा कम पड़ेंगे। फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज से कम पड़ना, अपेक्षा से कम होना। जो रिकमेंडेड पेशेंट प्रोफेशनल रेशो है, बोलते हैं ना जैसे इतने स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, ऐसे इतने पेशेंट्स पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये कह रहा है एक ऐसा देश जहां पे ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं ये हमेशा कम पड़ेंगे उस रिकमेंडेड पेशेंट प्रोफेशनल रेशो से। पेशेंट टू हेल्थ केयर स्टाफ वाले रेशो से हमेशा अपने पास कमी ही पड़ेगी। एक ऐसा देश, उसके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाए, पक्का किया जाए कि हर एक सिंगल रिसोर्स को हार्नेस किया जाए। एक एक जो भी रिसोर्स जहां पे पॉसिबल है उसका यूज किया जाए, उसको हार्नेस किया जाए। हाउएवर, हालांकि गवर्नमेंट डेटा जो टेबल किया गया लोकसभा में, government data tabled in Lok Sabha have shown that the nurses registration and tracking system created over 7 years ago has registered less than a third of total nurses in the country। हालांकि ये वाली ऊपर पहले इसने बात लिखी कि अपने को तो एक एक रिसोर्स हार्नेस करना पड़ेगा, है ना, एक एक रिसोर्स यूज करना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट का डेटा जो पेश किया गया, टेबल का मतलब होता है पेश करना,
लोकसभा में जो पेश किया गया वो ये दिखाता है कि जो नर्सिस की रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग सिस्टम जो कि क्रिएट किया गया था 7 साल पहले, उसने रजिस्टर किया है 1/3 ऑफ द टोटल नर्सिस। हमारे देश में जितनी नर्सिस हैं उसकी 1/3 ही उस पर रजिस्टर हुई है। अब ये कैसे कह रहा है ये? ओनली 14.24 लाख ऑफ 46.02 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग personnel have been enrolled, leaving this outside the national system। अब ये कहना चाह रहा है, जैसे आपने आगे पढ़ा भी होगा, कि ऐसा नहीं है कि उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। स्टेट, वो उनकी जो स्टेट मशीनरी है या स्टेट रिकॉर्ड्स में उनका नाम है, लेकिन ये पूरा एक नेशनल रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करी जा रही थी। तो स्टेट वाले अगर सारे सब कुछ टोटल कर लें तो टोटल नंबर जो है अपना वो ये है 46.02। उसमें से कह रहा है कि इतने ही नेशनल वाले पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। नहीं पढ़ा था तो अब भी पढ़ लो, थोड़ा जलालत महसूस करो। हाँ, तुम्हें ही जलील कर रहा हूं। Clearly, the move to create an accurate national registry and streamline registration related services on a single platform for all nurses is far from yielding satisfactory result। अब ये पिछली बात के बेस पर कि यार टोटल इतने थे, उसमें से 1/3 ही रजिस्टर हुए, उस बात के बेस पर कह रहा है कि ये बात साफ है कि ये जो स्टेप लिया गया था, द मूव टू क्रिएट, ये जो स्टेप लिया गया था क्रिएट करने के लिए एक एक्यूरेट नेशनल रजिस्ट्री को और स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज को, स्ट्रीमलाइन करने का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट बनाना। कि ये जो स्टेप लिया गया था 7 साल पहले जब वो चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी कि एक नेशनल डायरेक्टरी टाइप की बनाते हैं, एक नेशनल डेटाबेस टाइप का बनाते हैं, तो वो जो स्टेप लिया गया था क्रिएट करने के लिए एक एक्यूरेट नेशनल रजिस्ट्री और स्ट्रीमलाइन करने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सबकी सब नर्सिस के लिए, वो अभी बहुत दूर है यील्ड करने। किस चीज़ से बहुत दूर है? कि वो यील्ड करे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी प्रोड्यूस करे कोई संतोषजनक रिजल्ट लाने से अभी वो बहुत ज़्यादा दूर है। यानी अगर ऐसा होता, मान लो सारी नर्सिस में से 90% आ गई, 90% रजिस्टर होगी होती, 80% भी होगी होती, तो भी कहते हैं चलो ठीक है, संतोषजनक है, काफ़ी हद तक हो चुका है, थोड़ा ही काम बाकी है। अब जब देख रहे हो आप 33 पर 1/3 रजिस्टर हो रही है, तो आप कहोगे ना अभी बहुत दूर है। ये जो स्टेप लिया गया था ऐसा करने का कि जिसमें एक नेशनल डायरेक्टरी बना दें, नेशनल रजिस्ट्री बना दें, इन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का जो स्टेप लिया गया था, ये भी बहुत दूर है कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट प्रोड्यूस करने से। देयर आर ऑल्सो स्टार्क रीजनल डिस्पैरिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेज विद लार्ज सदर्न स्टेट्स, जैसे कि ये सारे फिगरिंग अमंग लैगर्स, while बिहार, झारखंड, ओडिशा शो बिटवीन 80 to 99% एनरोलमेंट रेट्स। अब ये कह रहा है कि देयर आर ऑल्सो स्टार्क रीजनल डिस्पैरिटीज, ये भी देखा गया है कि बहुत अलग तरीके की, मतलब बहुत ही स्टार्क, बिल्कुल ऑब्वियस रीजनल डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी, डिफरेंसेस। ये कहना चाह रहा है कि एक स्टेट में तो, अगर अलग अलग स्टेट की बात करें तो किसी स्टेट में तो जितनी उस स्टेट की नर्सेज हैं ऑलमोस्ट 99% नर्सेज ने रजिस्टर कर लिया, वहीं दूसरी साइड कहीं देखते हैं तो 10% नहीं रजिस्टर किया। ओवरऑल डेटा 33% का है, लेकिन इसमें स्टेट्स के बीच में बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। बहुत ही रीजनल डिफरेंस का मतलब स्टेट वाइज, अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो बहुत ही साफ साफ ऑब्वियस नजर आने वाला रीजनल डिफरेंसेस हैं और अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी है। आप जनरली ये एक्सपेक्ट करते हो ना कि सदर्न स्टेट्स में जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसा लगेगा वहाँ तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, वहाँ की सारी नर्सेज ने तो ईजिली रजिस्टर कर दिया होगा। अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देखने को मिली। ये जो बड़े स्टेट्स हैं साउथ इंडिया के, ये लैगर्स हैं, कहने का मतलब वहाँ पर कम नर्सेज ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं जबकि देखें बिहार, झारखंड, ओडिशा वाले जो स्टेट्स हैं, जो बाकी सारे फैक्टर्स में ज़्यादातर नीचे वाले टेबल में नीचे की तरफ ही दिखते हैं, वहां पे 80 to 99% एनरोलमेंट रेट देखी गई है। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज एट्रीब्यूटेड द डिलेज टू इश्यूज रूटेड इन jurisdiction, फेडरल टेंशन on the grounds that primary registration is legally the responsibility of individual states, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ये कह रहा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एट्रीब्यूट समथिंग टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज का श्रेय किसी चीज को देना। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना भी और श्रेय देना भी। मान लो कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ तो वो कहेगा मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट मेरे कोच को देना चाहता हूं, ऐसे करके, तो उसने अपनी सक्सेस को एट्रीब्यूट किया उसके कोच को, श्रेय देना। वहीं गलत चीज का तो जिम्मेदार ठहराना।
तो नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एट्रीब्यूट किया इन डिलेज को, ये जो डिले हो रहा है सबको रजिस्टर कराने में, इसके पीछे कारण बताया है क्या, किसको, ये जो इश्यूज हैं ज्यूरिसडिक्शन के। अभी ज्यूरिसडिक्शन का इशू आपको आगे समझ में आएगा। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या, लीगल अथॉरिटी का। और फेडरल टेंशन, ये जो स्टेट और सेंटर के बीच में, मान लो वहां पे कोई और गवर्नमेंट है सेंटर में और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो फेडरल टेंशन जो है उसको। और ऑन द ग्राउंड्स दैट प्राइमरी रजिस्ट्रेशन इज लीगली, इस ग्राउंड पर कि जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है ना, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होना है, जो शुरुआती रजिस्ट्रेशन होना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की। ये कहना चाहता है कि वो नेशनल वाला, ऐसा नहीं कि कोई भी नर्स डायरेक्ट जाके वो नेशनल वाले प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दे। जो इनिशियल प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होना है वो स्टेट काउंसिल, स्टेट की जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उसी ने करना है। अब दिक्कत यही हो रही है कि वो इस प्रोसेस को आगे नहीं चला रहे हैं। टू रिसीव अ नेशनल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड एंड नर्स पासबुक, नर्सेज रिलाई ऑन वेरिफिकेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अब ये कह रहा है कि रिसीव करने के लिए एक, जैसे अपना आधार होता ना कि यूनिक सा नंबर मिलेगा, ऐसे ही रिसीव करने के लिए जो नेशनल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है और नर्स की जो पासबुक है, ये रिसीव करने के लिए नर्सेज जो हैं वो रिलाय करती हैं कि वेरिफिकेशन की जाए रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। होता है ना जैसे आपको कि ये चीज़ वहाँ से वेरीफाई करा के लेके आओ, जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वहाँ पे जाओगे तो होता है ना मेडिकल बनवा के लेके आओ, तो उनको वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, नेशनल वाले से अप्लाई करने के लिए पहले इनसे वेरिफिकेशन चाहिए कि हाँ हम वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को। उसी के अंदर दिक्कत है, कहना चाह रहा है। फर्दर द चार्ज is that several state councils have registered migrating fully to central portal and continue operating independent parallel system। उसके अलावा आरोप ये भी है, चार्ज का मतलब यहाँ कोई वो मतलब जैसे चार्ज लगा दिया, पैसे वाली बात नहीं है, यहाँ पे आरोप वाली बात है। फर्दर इसके अलावा एक आरोप ये भी है कि बहुत सारी स्टेट काउंसिल जो हैं उन्होंने विद्रोह किया है कि पूरी तरह माइग्रेट कर जाना। उन्होंने विद्रोह किया किस चीज़ का, ये जो पूरी, रजिस्ट माने विद्रोह करना, माइग्रेट माने ट्रांसफर कर देना। उन्होंने रजिस्ट किया ये जो पूरी तरह से माइग्रेट करना है ना सेंट्रल पोर्टल पर, इसको उन्होंने रजिस्ट किया है, वो इसके खिलाफ है। और वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट पैरेलल सिस्टम, वो अपना ही एक पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, नेशनल वाले पे नहीं जा रहे। इसको पूरे का एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो पीछे यहाँ पे इसने कुछ डेटा आप लोगों के सामने पेश किया कि भैया फर्स्ट में इसने क्या कहा, मेन बात ये कि बनाया गया था 7 साल पहले कि पूरे के पूरे नेशन की जितनी नर्सेज हैं उनको रजिस्टर कर लेंगे। फिर इसने कहा कि ओनली 1/3 ही रजिस्टर हुई हैं। फिर कह रहा है इसका मतलब ये जो स्टेप लिया गया या तो यार कोई ढंग का रिजल्ट नहीं दिया इसने, तो बहुत दूर है अभी ये तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट से। फिर इसने बताया कि स्टेट वाइज देखें तो ये डेटा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, कहीं पर 99% और कहीं पर 10% ही। यहाँ पे इसने क्या कहा, कारण क्या है, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने कारण बताया कि ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, इसमें फेडरल टेंशन का इशू है, और मेन उसके जड़ कहाँ पे है, वो जड़ यहाँ पे कि जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होना है वो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने करना है, और नर्सिस को ये नेशनल वाला बनवाने के लिए इनसे वेरिफिकेशन चाहिए होती है, वो कर नहीं रहे। और दूसरी मेन बात क्या है कि बहुत सारे स्टेट तो बिल्कुल खिलाफ ही हैं इसके, कईयों में तो प्रोसेस वो जो बोलते हैं ना अपन रेड टिपिज्म, सरकारी काम में जो डिले होता है वो तो लग ही रहा है, उसके अलावा कई स्टेट तो ऐसे हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, जो पूरी तरह से माइग्रेट कर जाना है नेशनल पोर्टल पर उसका, और उसकी बजाय अपना ही पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं। हाँ जी, पुअर नर्स रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट डिजिटल ट्रैकिंग, आउटडेटेड स्टेट रजिस्ट्रीज, डिलेड licensing and regional autonomy has widespread consequences across healthcare system apart from personally affecting nurses। ये कह रहा है ये जो पुअर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना भाई, ये जो पुअर रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, फिर चाहे वो किसी भी वजह से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस, मतलब क्या किसी भी वजह से हो रहा हो, चाहे वो इनकम्प्लीट डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से हो रहा हो, आउटडेटेड स्टेट रजिस्ट्रीज की वजह से हो रहा हो, ये जो लाइसेंसिंग में डिले है इस वजह से हो रहा हो, जो रीजनल ऑटोनॉमी है यानी स्टेट जो है वो अपने हिसाब से चलना चाहता है ना, कि हम तो नहीं करेंगे उस पर, चाहे उस वजह से हो किसी भी वजह से हो, ये कहना चाह रहा इनमें से कोई भी कारण हो इस डिले का, कोई भी कारण हो इस पुअर नर्स रजिस्ट्रेशन का, इसके वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके बहुत दूर तक फैले हुए परिणाम हैं पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मेनली नर्स को तो ये अफेक्ट करेगा ही, नर्सेज को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा,
उसके अलावा इसके बहुत फैले हुए कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो समझाएगा कैसे। क्या लिखा इसने ऊपर वाली लाइन में, ये इसने कहा कि जो पुअर नर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, फिर चाहे कारण उसका कोई भी हो, ये हो ये हो ये हो ये हो, उसके बहुत दूर दूर तक फैले हुए परिणाम हैं इंडिविजुअल नर्सिस को अफेक्ट करने के सिवाय। नर्सिस को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, उसके अलावा दूर तक फैले हुए परिणाम है। कैसे? नर्सिस के लिए देयर विल बी डिलेज इन सैंक्शनिंग देयर रिक्वेस्ट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर। जब उनका डेटा नहीं चढ़ता, पूरा ऐसे सोचो कि डेटा बना हुआ हो कि इस स्टेट में इतनी नर्सेज हैं, इसमें इतनी नर्सेज हैं, इसमें इतनी नर्सेज हैं। अब वहां पे मान लो कोई नर्स है जो गुजरात में, ठीक है, उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगी, उसको गुजरात की पोस्टिंग आ गई, लेकिन वो है यूपी से, और यूपी में कोई नर्स है जो गुजरात से है, दोनों अपने अपने होम स्टेट में जाना चाह रही हैं। ठीक, अगर डायरेक्टरी नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं होगा, तो ये काम कैसे हो पाएगा? अगर प्रॉपर डायरेक्टरी बनी हुई हो, वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रही है, अच्छा इतने लोग यहाँ हैं, इतने लोग यहाँ हैं, इतने लोग यहाँ ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, इतने लोग यहाँ पे, तो ईजी हो जाएगा ना ये काम। नर्सेज के लिए डिले होगा सेंक्शन करने में, यानी अप्रूव करने में, उनकी जो रिक्वेस्ट होती है इंटर स्टेट ट्रांसफर की उसको। एंड क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रॉपर एक डायरेक्टरी बनी हुई हो कि अच्छा आपका प्रॉपर रिकॉर्ड बना हुआ है, तो अगर आपको कोई ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब देश से बाहर की कोई एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अगर आपके पास प्रॉपर नेशनल रिकॉर्ड वाला कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, सीधा आप लगाओगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों में डिले होगा। आपके क्रेडेंशियल्स को, जो क्रेडेंशियल की जो वेरिफिकेशन है, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए होती है, उस वेरिफिकेशन में डिले होगा, आपके ट्रांसफर अप्रूव होने में डिले होगा। तो नर्सिस के लिए पर्सनल दिक्कत तो ये है, या कह लो पर्सनल नुकसान, तो ये डिले होने का, नेशनल डेटाबेस में ना चढ़ने का इनकी आइडेंटिटी, पर्सनल नुकसान नर्सिस के लिए ये है। और नेशन के लिए क्या नुकसान है? नेशन के लिए नुकसान अब ये बताएगा। फॉर द नेशन विदाउट अ सेंट्रलाइज्ड live registry that can provide a true measure of how many nurses with specializations are available, where there might be artificial surpluses or deficits on paper, leading to a less than ideal deployment of resources and implementation of policy decisions. बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना। एक नेशन के लिए बिना सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री के, अगर एक नेशन के पास अगर कोई सेंट्रलाइज्ड, यानी पूरे इंडिया बेस की, पूरे नेशनल बेस की सेंट्रलाइज लाइव रजिस्ट्री अगर उसके पास नहीं होगी, लाइव का मतलब यहाँ पे क्या है, अपडेट होता रहे जो बहुत जल्दी ना, कोई नर्स ने छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ के यहाँ ट्रांसफर होगी तो अपडेट होती रहे। अगर ऐसी कोई सेंट्रलाइज लाइव रजिस्ट्री नहीं है जो प्रोवाइड कर सके असली डेटा, ट्रू मेजर मतलब असली डेटा किस चीज का, कि कितनी नर्सेज जिनके पास स्पेशलाइजेशन है वो कहाँ पे है। अगर पूरे इंडिया बेस पे ऐसा कोई डेटा बेस ही नहीं हमारे पास जो ये एग्जैक्ट बता सके कि कितनी नर्स कौन सी स्पेशलाइजेशन की कहां पे हैं, तो एक आर्टिफिशियल सरप्लस या डेफिसिट दिख सकता है पेपर के ऊपर। असलियत में वहां पे नर्सेज हों ज्यादा, ठीक है, डेटाबेस में चढ़ी नहीं है, लगे कि वहां पे कमी है, और वहीं कहीं जितनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन जहां पे मतलब कम से भी काम चल सकता था, उसकी वजह दूसरी जगह ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, वहां पे दिख रही है मान लो कि कम, मतलब उल्टा कहने का मतलब जहां ज्यादा दिख रही है वहां रियलिटी में कम है, और जहां कम दिख रही है वहां रियलिटी में ज्यादा है, क्योंकि पूरा का पूरा कोई अपना इंडिया लेवल का, पैन लेवल का तो कोई अपने पास डेटाबेस है नहीं। तो उससे क्या होगा, आर्टिफिशियल यानी फेक सरप्लस या डेफिसिट दिख सकती हैं कागज पर, ठीक है, यानी गलत फेक डेटा दिख सकता है कि यहाँ पे ज्यादा है, सरप्लस माने जरूरत से ज्यादा और डेफिसिट माने कमी, जिसकी वजह से, जिससे क्या होगा, अगर प्रॉपर डेटा नहीं होगा तो लीडिंग टू लेस देन आइडियल डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इससे जो आइडियल डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं हम रिसोर्सेज की, वो नहीं हो पाएगी। आइडियल डिप्लॉयमेंट तो ये है ना यार कि जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, है ना, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं वहाँ पे नर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, आइडियल डिप्लॉयमेंट तो ये है। लेकिन अगर आपके पास ये डेटा ही नहीं होगा कि कहाँ पे कितनी नर्सेज ऑलरेडी हैं, तो फिर कैसे कर पाओगे ये चीज़। और पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन, कोई पॉलिसी वगैरह बनती है, पॉलिसी के जो डिसीजन होते हैं उनकी भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी जब तक एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है। फ्रेगमेंटेड रजिस्ट्रीज ऑल्सो मेक इट ईजी फॉर अनवेरिफाइड इंडिविजुअल्स, impersonators or personnel with revoked licenses to practice using fraudulent credentials, thus compromising patient safety। ये कह रहा है कि जो फ्रेगमेंटेड रजिस्ट्रीज हैं, ओवरऑल पूरे इंडिया की एक रजिस्ट्री ना होके अलग अलग स्टेट की, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो छोटी छोटी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, वेरीफाई कर पाओगे?
कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा। अगर कोई बंदा ऐसे ही कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा के पहुंच जाए, है ना, कि मेरी तो मैं वहां पे काम करता था पहले, लो जी, अब वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं कि डेटाबेस में डाल के इसकी सारी चीजें वेरीफाई करी जा सके, ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है, तो मानना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे जो बटी हुई फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में जो रजिस्ट्रीज बनी हुई हैं वो आसान बना देती हैं अनवेरीफाइड इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स जो वेरीफाई नहीं है, इम्पर्सनेटर्स। पहुंच गई जी एक नर्स, मेरा नाम गीता देवी है, मैं यहाँ काम करती थी और मैं यहाँ चाहती हूँ मुझे यहाँ लगा लो, वो गीता देवी है ही नहीं, वो वैसे ही अब डेटाबेस नहीं मिला पा रहे, है ना, उसकी फोटो आधार आईडी कुछ भी अपलोडेड नहीं है, नॉर्मल एक कागज पे है, सिस्टम चल रहा। तो ऐसे जो इम्पर्सनेटर, जो मतलब इम्पर्सनेट करने का मतलब तो समझते होगे, जैसे कोई आके कोई दूसरे आदमी के आइडेंटिटी पे काम करना चाहे, और ऐसे लोग जिनके लाइसेंसेस रिवोक हो चुके हैं, रिवोक करने का मतलब होता है उनकी वैधता खत्म कर देना, जिनके लाइसेंस रिवोक हो चुके थे वो भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि डेटाबेस पूरा का पूरा हमारे पास नहीं है, फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में बटे हुए डेटाबेस है। एक बंदा था, उसका लाइसेंस रिवोक हुआ हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट की डायरेक्टरी देखोगे तो वहां पे लाइसेंस के आगे रिवोक्ड लिखा रहा है। अब वो पहुंच गया यूपी में कहीं पे जाके जॉब करने, वहां कोई डायरेक्टरी नहीं, कैसे चेक करे वो कि लाइसेंस रिवोक हो चुका है इसका। तो ये कहना चाह रहा है, इस वजह से वो लोग भी ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस कर पाते हैं, ऐसे लोग भी फ्रेगमेंटेड रजिस्ट्रीज होने की वजह से यूजिंग फ्रॉडलेंट क्रेडेंशियल्स, फेक और फ्रॉड वाले क्रेडेंशियल्स लगा के भी वो काम कर पाते हैं। इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज होती है पेशेंट की सेफ्टी, यानी खतरे में आती है पेशेंट की सेफ्टी। एक ऐसा बंदा जो फ्रॉड है, जो असलियत में नर्स है ही नहीं, ऐसे बंदे के हाथ में जब पेशेंट जाएगा तो उससे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, खतरे में आएगी। अ लाइव ट्रैकर वुड बी ऑफ अटमोस्ट यूज ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। उसके अलावा और यूज बता रहा है कि अगर एक लाइव ट्रैकर हो कहाँ पे कितनी नर्सिस हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के केस में। जैसे कि मान लो कोई डिजीज आउटब्रेक, कहीं पे कोई बीमारी फैल गई, ठीक है, अब हमें पता है कि इस एरिया में बीमारी फैली है, इसके आसपास यहाँ पे इतनी नर्स हैं, यहाँ पे इतनी नर्सिस हैं, तो उसमें से अच्छा यहाँ से 10 निकाली जा सकती हैं, यहाँ से अच्छा यहाँ से 5 निकाली जा सकती हैं अभी इमरजेंसी के लिए। जब ये डेटाबेस ही नहीं होगा, पता ही नहीं कहाँ पे कितनी नर्सेज हैं, क्या करोगे। तो ये कह रहा है कि एक लाइव ट्रैकर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ सकता है इमरजेंसी केस में, जैसे कोई बीमारी फैल गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, वहां पे अभी इमीडिएट जरूरत है। एल्स इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर स्टेट एजेंसीज टू ट्रैक, वरना स्टेट एजेंसीज के लिए तो ये ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मोबिलाइज और डिप्लॉय स्पेशलाइज नर्सिंग पर्सनल टू हाई अलर्ट जोन्स, ये कह रहा है कि स्टेट एजेंसी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ट्रैक करना, मोबिलाइज करना, ट्रैक करना, पता लगाना, मोबिलाइज वहां पर भेजना या डिप्लॉय करना स्पेशलाइज्ड नर्सिस को, कोई पर्टिकुलर नर्सिस को हाई अलर्ट जोन के अंदर भेजना उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, अगर कोई नेशनल डायरेक्टरी नहीं। बार बार मैं ना डायरेक्टरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली रजिस्ट्री वर्ड यूज करना चाहिए। बार बार मेरे मुझे से नोटिस करा डायरेक्टरी निकला, डायरेक्टरी होती है टेलीफोन वाली, रजिस्ट्री कहना चाहिए। जब तक कोई नेशनल रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक ये चीज दिक्कत होगी। गिवन द crucial complementary role and in some areas even primary role that nurses play in healthcare system, efforts must be made to ensure that all the nurses are brought into the portal. Given that given the कहने वाला ध्यान में रखते हुए, ये जो क्रूशियल कॉम्प्लीमेंट्री रोल होता है, जैसे हॉस्पिटल में मेन डॉक्टर होता है, उसके साइड पे सहायक का रोल, कॉम्प्लीमेंट्री रोल, ध्यान रखते हुए किस चीज को, ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री रोल वो प्ले करती हैं। और कुछ एरियाज में तो प्राइमरी रोल नर्सेस प्ले करती हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कहीं पर दवाई पिला के आनी है, अब वो नर्सेस घर घर जाती हैं। ये कहना चाह रहा है कि ध्यान में रखते हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री रोल वो प्ले करती हैं, और कुछ एरियाज में तो बल्कि प्राइमरी रोल जो प्ले करती हैं नर्सेस हेल्थ केयर सिस्टम में, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए इस चीज़ को पक्का करने के लिए कि सारी की सारी नर्सेज उस पोर्टल पर लाई जाए। और क्यों करा जाए, एक लाइन में वो था कि एक ऐसा देश जहाँ पे पेशेंट टू प्रोफेशनल रेशो हमेशा कम रहेगा, हर एक रिसोर्स को हमें हार्नेस करना है, उसको यूटिलाइज करना है। तो ये था जी अपना आज का एडिटोरियल। ये मेरी 2 किताबें आती हैं जी, एक है जी ग्रामर के क्लास नोट्स, ये किस बच्चे के लिए होती है, ऐसा बच्चा जिसको खुद से अच्छे नोट्स बनाने नहीं आते,
या इतना टाइम नहीं है ना, उसके लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। चाहे आप मेरे यूट्यूब से पढ़े हों, चाहे आपने पेड कोर्स ले रखा हो, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। ये है जी प्रैक्टिस की किताब। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, कोर्स कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर का कोर्स कर रहा है, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसको चाहिए होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो इसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं, और लास्ट में पूरा कोर्स खत्म होने के बाद जो मिसलिनियस क्वेश्चन चाहिए वो भी हैं। और दोनों बुक्स में मेन बात है इनकी डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ईच ऑफ द बॉयज आर काट के बस इज लिख दिया हो, नीचे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि भैया यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, बॉयज यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पर सिलेक्शन को दिखा रहा था इसलिए नाउन प्लूरल आया, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन है जो कि एक एक करके बात करता है इसलिए वर्ब सिंगुलर आई। ऐसे हर एक सेंटेंस के नीचे एक्सप्लेनेशन लिख रखी है ताकि आपको दोबारा वीडियोस ना देखनी पड़े। ऐसे इसमें जितने क्वेश्चन है उनकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आप एक बार इनका सैंपल ज़रूर देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस क्वालिटी की ये बुक्स हैं। सैंपल कैसे देखोगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैंपल पीडीएफ का लिंक है, उस पर क्लिक करना, दोनों के पहले पहले चैप्टर की सैंपल आपके पास आ जाएगी, उसको देखो, वर्थ इट लगे तो लीजिए। इस बुक पे मैं काम कर रहा हूँ भाई, जब रेडी हो जाएगी आपको बता दूँ। अब आ गए जी क्वेश्चंस, जल्दी से 1 to 10 तक नंबरिंग कर लीजिए अपनी कॉपी में, 1 से 10 तक नंबरिंग कर लो फटाक से, देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। वही फिर हर एक स्लाइड पे पॉज बटन दबाना है, आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर आगे आगे ऐसे करते चलोगे, है ना। पॉज बटन दबा लेना भाई, पूरा पढ़ नहीं पाओगे इतना जल्दी आप। हाँ जी, करें जी डिस्कस। वाई इज अ सेंट्रलाइज्ड एंड लाइव रजिस्ट्री ऑफ नर्सेज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार एक ये सेंट्रलाइज्ड और लाइव रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? इट कैन एलिमिनेट द नीड फॉर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इसकी वजह से स्टेट नर्सिंग काउंसिल की नीड खत्म हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। इट कैन इंक्रीज द सैलरीज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, इट कैन हेल्प एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेज अकॉर्डिंग टू नीड, इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ नर्सेज सीकिंग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, दूर दूर तक बाकी ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। मेन जो उसने पॉइंट दिया कि अगर हमारे पास प्रॉपर रजिस्ट्री होगी तो हम जहां जहां जितनी जरूरत है वहां वहां डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज अ रीजन फॉर द डिले इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव नेशनल नर्स रजिस्ट्री?
क्या रीजन बताया गया, ये डिले क्यों हो रहा है, 7 साल पहले आया था, आप भी 1/3 ही रजिस्टर हुई है, क्या रीजन क्या बताया गया? लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग नर्सेस, उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्सिंग, शॉर्टेज है, कमी तो है, लेकिन ये कारण नहीं है इस बात का। हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग डिजिटल रॉकेट रिकॉर्ड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज हैं, फेडरल टेंशन है। व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई बाय मेंशनिंग द डिफरेंट एनरोलमेंट रेट्स अमंग द स्टेट्स? ऑथर ने वो जो एग्जांपल दिया ना कि अच्छा बिहार झारखंड उड़ीसा में इतने परसेंट है, बाकी सदर्न स्टेट्स में इतने परसेंट है, तो वो बात इसने क्यों करी है, मतलब क्या इंप्लाई करना चाहता है, क्या इशारा करना चाहता था वो डेटा देके? सदर्न स्टेट्स हैव फीवर नर्सिंग प्रोफेशनल्स देन ईस्टर्न स्टेट, साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पे नर्सिंग प्रोफेशनल जो हैं वो कम हैं ईस्ट के कंपैरिजन में। ऐसी तो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये बोला ही नहीं है उसने कि कहाँ पे कितने, उसने कहा कि डायरेक्टरी में कितने, अपना रजिस्ट्री में कितने चढ़े हैं, उसकी बात हुई है ना, ऐसा तो कोई इशारा किया ही नहीं है। रीजनल और ईस्टर्न स्टेट्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई वैसे भी उसमें। रीजनल परफॉर्मेंस इन नर्सिंग एनरोलमेंट इज अनइवन एंड समवट अनएक्सपेक्टेड। रीजनल परफॉर्मेंस देखें, अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो वो अनइवन है, कहीं ज्यादा कहीं और काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड भी है। ये बात लिखी थी कि अनइवन भी है और अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे ना, जो सदर्न स्टेट्स हैं लिटरेसी रेट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये चीज़ ज़्यादा होगी, है ना, डेटाबेस में ऐड होना वगैरह। और बिहार झारखंड इन एरियाज के अंदर आप सोचोगे कि कम होगी, लेकिन उल्टा है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड है। ईस्टर्न स्टेट्स हैव कंप्लीटली सेंट्रलाइज देयर हेल्थ केयर सिस्टम। ईस्टर्न स्टेट्स की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, और कंप्लीटली सेंट्रलाइज तो किसी ने किया ही नहीं है। सदर्न स्टेट्स हैव डेलिबरेटली रिजेक्टेड नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सदर्न स्टेट्स ने जानबूझकर रिजेक्ट किया है इसको, ऐसा कहीं कुछ स्टेट्स लिखा था लेकिन उसके अंदर सदर्न स्टेट्स स्पेसिफिकली लिखा हो ऐसा कहीं नहीं है। व्हाट डज द फ्रेज आर्टिफिशियल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑन पेपर रेफर टू? ये जो फ्रेज उसने यूज किया था ना कि आर्टिफिशियल सरप्लसेस और डेफिसिट्स कागज पे हो जाएंगे, तो क्या मतलब है? टेम्परेरी इंक्रीज डिक्रीज आएगा नर्सेस की सैलरी में? नहीं भाई। इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स शोइंग मोर और फीवर नर्सेस देन एक्चुअली अवेलेबल, ये है जी। वो ये कह रहा था ना कि अगर प्रॉपर डेटाबेस नहीं होगा तो लगेगा कि यहाँ ज़्यादा है कहीं कम है, जो कि सही डेटा ना हो, फेक डेटा हो। इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जो दिखा सकता है जितने हैं उससे ज़्यादा भी दिखा सकता है और जितने हैं उससे कम भी दिखा सकता है। डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशलाइज एंड नॉन स्पेशलाइज नर्सेस, ऐसी तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई। शॉर्टेज क्रिएटेड बाय नर्सेज लिविंग इंडिया, आप देखते होंगे कि शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़े से इजी रखता हूँ ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, और देखते तो आप काफ़ी चीज़ें और भी हो गए। कभी देखते हो इन वीडियोस पे ऐड आती है? कभी इन पे ऐड नहीं लगाता हूँ भाई मैं। अगर बाय चांस कोई दिख भी रही है कहीं पे, यूट्यूब डाल रहा अपने आप तो मुझे पता नहीं, मेरी तरफ से मोनेटाइजेशन ऑफ है बहुत टाइम से। शुरुआत की जो वीडियोस है ग्रामर वाली पे बाय चांस हो सकता है कि उसमें शुरू में और एंड पे कोई ऐड आ जाती हो, अदरवाइज मोनेटाइजेशन ही ऑफ कर रखा मैंने अपने यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो ये बात उनको भी बतानी जरूरी है। कुछ बच्चे ना ऐसे कमेंट करते हैं जैसे कहीं मैं हमने लिख दूं ना फ्री यूट्यूब कोर्स, फ्री कहाँ है, यूट्यूब से कमा तो रहे हो। तो लाला यूट्यूब पैसे देता है मोनेटाइजेशन ऑन करके, जिसमें ऐड आती है, तो ऐड नहीं लगा रखी मैंने किसी भी वीडियो पे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द अंडरलाइंग कंसर्न्स ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग नर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम? इनमें से कौन सी चीज बेस्ट कैप्चर करती है अंडरलाइन कंसर्न, जो बेसिकली छुपा हुआ कंसर्न है ऑफ ऑथर रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग नर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम? जो अभी चल रहा है ना फिलहाल, जो नर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें उसको लेके क्या चिंता है, उसको लेके क्यों परेशान है ऑथर? द सिस्टम प्लेसेस एक्सेसिव एम्फोसिस ऑन प्रोफेशनल मोबिलिटी ऑफ नर्सेस। ये जो सिस्टम है ये जरूरत से ज्यादा एम्फोसिस डाल रहा है प्रोफेशनल मोबिलिटी ऑफ नर्सेस, ऐसी कहीं कोई बात नहीं कही। अ लैक ऑफ यूनिफाइड एंड रिलायबल डेटाबेस में अंडरमाइन बोथ रिसोर्स प्लानिंग एंड पेशेंट सेफ्टी। ये जो यूनिफाइड और रिलायबल डेटाबेस की कमी है ना, इसकी वजह से अंडरमाइन हो सकती है रिसोर्स प्लानिंग
मतलब ढंग से काम नहीं करेगी, रिसोर्स प्लानिंग और पेशेंट की सेफ्टी पर भी खतरा है। ये है मेन उसका कंसर्न, ये है मेन कंसर्न। स्टेट नर्सिंग काउंसिल हैव बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल का इररिलेवेंट हो जाना चिंता का विषय है ऑथर के लिए? नहीं भाई, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज कर दिया डिजिटल रजिस्ट्रेशन को ओवर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू नर्सेस। वो कह रहे हैं कि न्यू नर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको पहले ध्यान दो। ऐसी कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। ऑथर का फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको लेके मेन चिंता का विषय क्या है? मेन चिंता उसको इस बात की कि जब तक हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और पेशेंट की सेफ्टी भी खतरे में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री? ध्यान से सुनना, अब बैंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा। ऑथर ने पूरे के पूरे अपने आज के पैसेज के अंदर पूरा बल दिया है, पूरे अपने को फेवरेबल पॉइंट बताए हैं सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री के। तो ऑथर ने सारी बातें करी, इनमें से कौन सी बात है अगर वो सच हो जाए तो ऑथर की जो तर्क दिए हैं उसने इसके फेवर में वो कमजोर पड़ जाएगी ऑथर की आर्गुमेंट। Some states have been slow to migrate their registration system to the national portal. कुछ स्टेट्स हैं वो स्लो हैं माइग्रेट करने में उनके स्टेट वाले से नेशनल में। ना तो ये वीकन कर रही है ना ये उसको स्ट्रेंथ दे रही है, ये तो एक फैक्ट बता रही है। ये तो जस्ट एक फैक्ट बता कि कुछ स्टेट धीरे धीरे कर रहे हैं अपडेट। ना तो इस स्टेटमेंट ने ऑथर की बात को कोई बल दिया ना गिराया, ये तो जनरल एक फैक्ट है। Many nurses require verification before being permitted to work overseas. बहुत सारी नर्सेज को वेरिफिकेशन की जरूरत होती है ओवरसीज काम करने से पहले। ये भी वही एक जस्ट फैक्ट है। ना इससे इस बात को बल मिला ना कुछ नुकसान हुआ। अगर कुछ ऐसा लिखा होता कि वो नेशनल रजिस्ट्री से ये काम हो सकता है बाकियों से तो हो ही नहीं सकता, फिर बल मिलता। गलत फिर भी होता, हालांकि फिर भी बल मिलता। अगर ऐसा लिखा होता कि भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्टेट वाला भी ओवरसीज, स्टेट काउंसिल की रजिस्ट्रेशन भी ओवरसीज में काम आ जाती है, फिर वीकन हो जाता। ऑथर ने जो पूरे तर्क दिए हैं उस बात को कौन सी उस पूरे तर्क को इनमें से कौन सी बात कमजोर करेगी स्ट्रॉन्ग करेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक फैक्ट है, ना पॉजिटिव कर रही है ना नेगेटिव कर रही है। हेल्थ केयर अथॉरिटीज ऑफन नीड स्पेशलाइज्ड नर्सेज ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। हेल्थ केयर अथॉरिटीज को अक्सर जरूरत पड़ती है स्पेशलाइज्ड नर्सेज की हेल्थ इमरजेंसीज के टाइम। फिर से वही फैक्ट है। ना ये बातें ऑथर के तर्क को कमजोर कर रही हैं ना ही उसको मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जस्ट फैक्ट्स हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल फ्रीक्वेंटली अपडेट देयर डेटाबेसेस एंड शेयर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन विद अनदर इन रियल टाइम। जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है ना, ये तो बात सारी है ना कि स्टेट के पास तो डेटा है सेंटर के पास नहीं है, नेशनल डेटा नहीं है। तो ये कह रहा है कि वो भी अपडेट करते हैं अपना डेटाबेस को और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रियल टाइम में। तो अगर ये चीज हो रही होती फिर तो नेशनल की जरूरत ही नहीं है ना। अगर डेटा वहां पे स्टेट वाला एकदम अप टू डेट रहता है और एक दूसरे से शेयर करते हैं रियल टाइम में, फिर तो नेशनल की जरूरत ही खत्म हो जाएगी ना। ये अगर होता हो तो ऑथर ने जो सारे तर्क दिए उसके फेवर में, तो अर्थ नहीं बचेगा फिर उनको। ये है वो स्टेटमेंट जो ऑथर के तर्कों को वीकन कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इनमें से कौन सी बात पैसेज के बेस पर समझी जा सकती है? सेंट्रलाइजेशन बाय इटसेल्फ वुड ऑटोमेटिकली एलिमिनेट फ्रॉडलेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस। अगर ये सेंट्रलाइजेशन हो जाए बाय इटसेल्फ मतलब ये अकेले दम पे सिर्फ इतना कर दो, इससे पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएंगी फ्रॉडलेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस। उसने कहा है कि हाँ इससे फायदा मिलेगा। अगर ये चीज नहीं होती तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता, लेकिन कहीं भी उसने ये बात लिखी कि अगर ऐसा कर दो उसके बाद पूरी तरह से रुक जाएंगी। बाय इटसेल्फ मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली ये सेंट्रलाइजेशन कर दो, अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं मानता हूं कुछ हद तक ये आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव लग सकती है, लेकिन आगे और देखना। द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिपेंड्स पार्टली ऑन कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज। ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका कुछ हिस्सा कह लो कि ये पार्टली कुछ हद तक डिपेंड करता है सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज के कॉपरेशन के बीच में। क्योंकि प्राइमरी रजिस्ट्रेशन स्टेट ने ही करना है, उसके बाद इधर जाना, तो कॉपरेशन अच्छा होगा तो ये इफेक्टिव होगा वरना नहीं होगा। स्टेट नर्सिंग काउंसिल हैव टू
हैव नो लेजिटिमेट रोल इन वेरीफाइंग, उनका कोई रोल ही नहीं है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का कोई रोल ही नहीं है, वो तो कह रहा है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन यही करते हैं। नंबर ऑफ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नेशनली इज लाइकली टू डिक्लाइन एज मोर स्टेट्स अडॉप्ट डिजिटल सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट जब डिजिटल सिस्टम पे आएंगे तो नेशनल वाले पे रजिस्टर करने वाली नर्सिस की संख्या गिर जाएगी। ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है, ना इसका कोई लेना देना है। अब इन दोनों पे आ जाओ, अब बताओ इन दोनों में से आप कौन सा टिक करोगे। ये वाला बच्चे अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना कि ये हेल्प करेगा इन फ्रॉडलेंट नर्सिंग प्रैक्टिसेस को रिड्यूस करने में, अगर ऐसा लिखा होता कि हेल्प करेगा रिड्यूस करने में, तो मैं मान लेता इसको, लेकिन यहाँ पे लिखा बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा, कुछ करने की और जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे, इन दोनों के कंपैरिजन में बी ऑप्शन अपना बेहतर है कि हाँ भैया कितना इफेक्टिव हो पाएगा, ये स्टेट और सेंटर के कॉपरेशन पर डिपेंडेंट बात है, काफी हद तक उस पर, कुछ हद तक उस पर डिपेंडेंट है। हाउ डज द ऑथर डेवलप द आर्ग्यूमेंट थ्रू आउट द पैसेज, ऑथर ने जो तर्क दिया, ये जो अपनी नेशनल लाइव रजिस्ट्री के फेवर में जो तर्क दिया उसने कैसे डेवलप किया। आपने क्वेश्चन देखा होगा स्ट्रक्चर वाला, ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन पूछने के ही एक टाइप है, तरीका है। बाय एग्जामिनिंग शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, पहले उसने ये एग्जामिन किया कि शॉर्टेज है हेल्थ केयर वर्कर्स की, आइडेंटिफाई किया उसके कॉजेज को कि हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज क्यों है, और फ्यूचर इंपैक्ट बताया उसका। हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या कम है, ये बात ठीक है, लेकिन इस बात का कोई एनालिसिस हुआ है? हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या कम क्यों है, इसके कोई हिस्टोरिकल कारण बताए हैं? नहीं भाई। बाय डिस्क्राइबिंग एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंपेयरिंग इट विद इंटरनेशनल मॉडल्स एंड रिजेक्टिंग द नीड फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, उसने एग्जिस्टिंग पॉलिसी बताई, इंटरनेशनल मॉडल्स बताए, इंटरनेशनली क्या फॉलो होता है, और फिर कह दिया कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। एनालिसिस करने के बाद इंटरनेशनल मॉडल्स की कहां बात हुई भाई, और इसने कह दिया कोई रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, वो तो सारा रिफॉर्म पे ही पूरा पूरा पैराग्राफ है। बाय प्रेजेंटिंग अपोजिंग व्यूज ऑन नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एंड अल्टीमेटली सपोर्टिंग द पोजीशन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स, उसने खिलाफ व्यूज दिए हैं, मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं इस चीज के, नर्स रजिस्ट्रेशन के, और सपोर्ट किया है स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स को। नहीं भैया। बाय प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बताई, साइटिंग एविडेंस ऑफ इट्स एक्सटेंट, फिर उसको एविडेंस दिए कि किस हद तक ये चीज है। पहले प्रॉब्लम बताई कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सटेंट बताया कि देखो 33% ही हुआ है अभी तक, फिर उसके इम्प्लीकेशन बताए, परिणाम बताए कि अगर अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, नर्सिस के ट्रांसफर में दिक्कत आएगी, ये सारी बातें, और उसको कंक्लूड किया एक प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन से कि क्या किया जाना चाहिए, ये बताया। तो ये है जी अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर इसके अंदर की, ये पैसेज के अंदर स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 फिलअप का है, वो कैप बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 भी फिलअप है, वो कैप बेस्ड है। इस बार आपको दोनों क्वेश्चन वो कैप बेस्ड मिले, करना क्या है, सही आंसर तो बताना ही है, और इनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता थे वो लिखने, और दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया लेवल के, ठीक है, मजाक टाइप कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बैंकिंग में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये लेवल की वोकैब आपकी तैयार होनी चाहिए, और पढ़ के समझ आएगा, ऑब्वियस बात है, तभी वर्ड भर पाओगे, है ना। तो मेरे भाई इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहिए, क्योंकि अब एसएससी एग्जाम्स का भी लेवल बैंकिंग वाला हो चुका है। सबसे कम लेवल होता है टीचिंग वाले एग्जाम्स का, फिर एनडीए सीडीएस, उसके बाद एसएससी था, बैंकिंग था, लेकिन अब एसएससी के कुछ पेपर तो बैंकिंग लेवल को भी पार कर गए, तो अब एसएससी बैंकिंग का लेवल सेम हो गया, तो सीडीएस का भी जब थोड़ा मुश्किल बन जाए तो वो भी एक सिमेट्री पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अपनी तैयारी को बढ़ाइए, कमेंट करके बताइएगा दोनों के आंसर्स, और अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से अपन अब प्रैक्टिस शुरू करेंगे क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल की, जो कि बैंकिंग लेवल के होंगे। उसमें मैं ऐसा ही करूँगा, शुरुआत में कोई 4-5 क्लासेस थोड़े से होंगे, वो बैंक की प्रीवियस ईयर कहोगे तो मैं डेट भी डाल दूंगा उस पर कि कौन से एग्जाम का है, कौन से ईयर का है। शुरुआत में थोड़े से कंपैरेटिवली इजी रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आंसर कमेंट के साथ साथ बताना कि क्या सच में कुछ इंप्रूवमेंट आई है, कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं, ठीक है जी।